ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें काफ़ी सारा पार्ट डिलीट हो गया है फॉर 2021। तो जो पार्ट डिलीट हुआ है एक्चुअली वो सब आप पढ़ चुके हो इन क्लास 9th। दैट इज़ द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब जो पार्ट आने वाला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जहाँ से क्लास 11th का स्टार्ट होता है इस साल का कोर्स, दैट इज़ योर कॉमन फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, कॉमन फोर्सेस इन नेचर। अब उसके पहले हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है अबाउट द 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। और मैंने बताया था कि जो 4 फोर्सेस होती हैं, जो बेसिक फोर्सेस होती हैं, वो होती हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था इसके अलावा जो भी फोर्स नेचर में होगी वो इनसे डेराइव्ड होगी। ठीक है, ये 4 बेसिक हैं। तो ग्रेविटेशनल सबको पता है। ग्रेविटेशनल क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स ऑन द अर्थ एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ये हमको पता है। In short, every object in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये हमको पता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और ये उसका फॉर्मूला होता है Gmm/r²। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी सेकेंड। आज हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए लगती हैं, मैक्रो के लिए नहीं। और अभी जो हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम मैक्रो पार्टिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे, मतलब बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये फर्स्ट फोर्स इंपॉर्टेंट है एंड द सेकेंड फोर्स इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स का कुछ लेना देना है इसमें। तो बेसिकली जो चार्जेस का अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, या फिर पोल्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, दैट ऑल कम्स अंडर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से आपके जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैंने बताया ही था कि वो कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में लगती है, वो बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वही है जो एक एटम को बांध के रखती है। ठीक है, तो उसमें हमको नहीं जाना है अभी। जस्ट दीज फर्स्ट 2 फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट। एंड इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी कॉमन टर्म्स होंगे फोर्सेस के लिए वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? मतलब ये ऐसी फोर्सेस हैं जो तभी पिक्चर में आती है व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। दूर होते हैं तो ये फोर्सेस नहीं लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, ये चार्जेस दूर रखे होंगे थोड़े, फिर भी ये रिपेल करेंगे। ठीक है, ये चार्जेस दूर रखे होंगे फिर भी अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट्स आप बहुत दूर रखो, अगर उनके पोल्स डिफरेंट है तभी वो बहुत दूर से उनमें फोर्स लग रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट इस चैप्टर में मेन जो हमें पढ़ना है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? ये तब पिक्चर में आती हैं जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, वो सॉलिड लिक्विड के बीच में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, किसी के भी बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विस्कस फोर्स आपको पता है, विस्कोसिटी होती है। ठीक है, जैसे हनी है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसको वो नॉर्मली वो इतना जल्दी से फ्लो नहीं करता है जैसे वाटर करता है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड्स की लेयर हैं उनमें आपस में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में और फेमस फोर्सेस है जो हमको पढ़नी है, वन इज योर नॉर्मल फोर्स। आपने नाम सुना होगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स कैसी होती है? इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस सरफेस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, इट इज़ नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास ये आपका सरफेस है और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, एंड उसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, एंड
सेकेंड क्या है आपका फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी जस्ट अ म्योर इंट्रोडक्शन. सो इट इज़ अ कॉम्पोनेंट विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है जो परपेंडिकुलर था सरफेस के, वो तो नॉर्मल था, और ये जो होता है ये पैरेलल होता है सरफेस के एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये पैरेलल मूव करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर मूव कर रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा, मतलब पैरेलल. ठीक है, तो ये दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स या फिर टेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझो. When a spring is compressed or extended by an external force, a restoring force is developed. This restoring force is directly proportional to the extension or compression x and is given by F is equals to minus kx, where k is your spring constant. इसका मतलब क्या है, आपको पता है जब आप एक स्प्रिंग लेते हो, उसको जब आप कंप्रेस करते हो या फिर एक्सटेंड करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फोर्स उसमें लग रही है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, ये ओरिजिनल अगर इसका शेप है, आप इसे एक्सटेंड करो, थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है. ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उसे अपनी पोजीशन से हिलने नहीं देना चाहती. ये वो फोर्स होती है एंड इट इज़ नोन एज स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, एंड स्प्रिंग फोर्स क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा तुमको फोर्स फील होगा. ठीक है, और जितना ऐसे एक्सटेंड करोगे उतना ज़्यादा फोर्स फील होगा. ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. और इसको हम लिखते कैसे हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में. जैसे सपोज हमने इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, और अगर हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसीलिए माइनस के एक्स, जहाँ पे के क्या है आपका, इट इज़ योर स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, अब ये तो था आपका स्प्रिंग फोर्स. अगर हम एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले लें, स्प्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग ले लें इनएक्सटेंसिबल, जैसे रस्सी. ठीक है, जब रस्सी को आप खींचते हो उसका शेप चेंज नहीं होता है, तो वो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो गई कहाँ. अगर फोर्स लगा रहे हो तो कुछ होना चाहिए ना, बट रस्सी को कुछ होता है क्या, अगर वो मोटी रस्सी है कुछ नहीं होता. क्यों, क्योंकि उसके पास भी एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, और ये जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी सेम फॉर्मूला है इसका, दैट F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. लेकिन यहाँ पर K जो कांस्टेंट है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. स्प्रिंग के लिए थोड़ा कम होता है स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है. और इसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स थी, इफ़ वी आर अप्लाइंग दैट नोशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं हम, टेंशन. ठीक है, जो आप इस लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में बहुत पढ़ोगे. ओके, अब हम एक आध एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मार्क करना आ जाए कि हम नॉर्मल फोर्स कैसे मार्क करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल के लिए एक आध एग्जाम्पल्स देखो. याद रखो जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर लग रही है, सरफेस के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ है क्या. ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर लग जाएगी. ओके, अब इस केस में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये आपका सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी ऐसे लगेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इधर. अब इधर आप ध्यान से देखोगे इस वाले एग्जाम्पल में, तो दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे, तो नॉर्मल भी दो ही होंगे. 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तो 3 नॉर्मल फोर्सेस होंगी. जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स उतना नॉर्मल. ठीक है, तो एक ये पॉइंट लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आ रही होगी N1, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, और इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से लग रही होगी N2. ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए. ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में नॉर्मल पूछूं तो इस क्वेश्चन में कोई नॉर्मल नहीं होगा. व्हाई, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पे क्या कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है तो नॉर्मल भी नहीं है. ठीक है, सो आई गेस आपको नॉर्मल फोर्स कैसे मार्क करना है वो समझ आ गया. ठीक है,
अब इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डील करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन आती कहाँ से है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो मोशन हो कैसे रहा है, वो एक्सेलरेशन कहाँ से पिक्चर में आ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कारण होता है फोर्स। जब तक उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगी वो एक्सेलरेशन नहीं कर सकती। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, दैट अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब पिक्चर में आएगी, जो फोर्स आएगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक मेन पॉइंट है रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स। हालांकि हमने एक आध एग्जांपल्स किए थे पहले, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, ये आपका एक सरफेस है, इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है थीटा पे, ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स लगता है, एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, डाउनवर्ड्स लगता है। तो देखो इसके जस्ट नीचे क्या बन गया, mg बन गया, ठीक है। नाउ ये एक फोर्स हो गई, दूसरी फोर्स हम क्या लगाएंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ पे लगती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, तो ये आपकी नॉर्मल लग जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका थीटा था इस ट्राइंगल में, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल कंप्लीट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये सॉरी ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये आपका 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो एंगल है ये वाला वो 90 डिग्री तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल निकालना आना चाहिए, ओके। तो अब ध्यान से देखो, ये जो आपका एंगल होगा ये मैंने बोल दिया थीटा है, ओके। तो एक सेकेंड, ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये mg है और ये थीटा है तो क्या ये वाला जो पोर्शन है वो mg cos थीटा हो जाएगा। मैंने बताया जिस तरफ आपका थीटा होता है उसी तरफ cos वाला आता है कॉम्पोनेंट, और इस तरफ क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ओके। तो अब हमने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखो, चूंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर से क्या आप बोल सकते हो कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे तो कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। द नेक्स्ट केस, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमको देखना है। अगर हम बोलते हैं कि ये स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, स्लाइड नहीं कर रहा, तो सोचो कि ऐसी एक पीछे फोर्स लग रही होगी जो इस mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी फोर्स होती है फ्रिक्शन, जो मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो आपकी पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रही होगी, तो हम इक्वेट कर देंगे दैट योर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो यहाँ पर क्या था mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा, और क्वेश्चन आएगा अगर ये स्लाइड कर रहा है, अगर ये मोशन कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। तो सपोज इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है a, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा ma, ठीक है। तो ma इक्वल्स टू mg sin थीटा से मैं इसे इक्वेट करूँगी और मुझे क्या मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू g sin थीटा, मतलब ये g sin थीटा की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। इफ़ देयर इज फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा की इक्वल हो जाएगी अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो बॉडी विल मूव फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन। कैसे करोगे, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब वो जो फोर्स है mg sin थीटा उसी फोर्स से वो बॉडी मूव कर रही होगी ना, तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया g sin थीटा। इज दिस क्लियर। तो अब रिजॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर सपोज r लग रहा है आपका, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट कम्स फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड हम करने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय मोशन ऑफ कनेक्टेड सिस्टम, मतलब इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से कनेक्टेड है और वो मूव कर रहे हैं,
तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई सिस्टम कनेक्टेड होता है और वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो कनेक्टेड बॉडीज़ हैं वो एक सिस्टम की तरह बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। तो अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं जिसको हम FBD बोलेंगे। अगर ये आपका मास है ऐसे और ये कोई हिंज है जिससे चीज़ें लटकती हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ इस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक तो नीचे की तरफ हमेशा इसका वेट एक्ट करेगा mg। क्या ऊपर की तरफ कुछ एक्ट करेगा कोई फोर्स? कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने बताया ये जो फोर्सेस हैं, जो नॉर्मल फोर्स हैं या जो टेंशन है आपका, ये कब पिक्चर में आती हैं? व्हेन देयर इज़ अ कांटेक्ट। अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो फोर्सेस पिक्चर में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो ऑब्वियसली इसमें नीचे mg sin थीटा लग रहा है एंड ये स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। ये mg नीचे खिंच रहा होगा तो पीछे एक टेंशन भी आ रहा होगा, जैसे नीचे गिरने नहीं दे रहा। तो हम उस केस में क्या कर देंगे, दैट दिस टेंशन इज इक्वल टू योर mg sin थीटा। समझ आ गया? स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? टेंशन। तो अब इस जैसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम बहुत काम में आएगा। फ्री बॉडी मतलब हम एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सारी फोर्सेस देखेंगे कि कौन कौन सी लग रही है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका सिस्टम है, m1 और m2 कनेक्टेड है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो आपको देखना है कि ये जो बॉडी है वो कौन सी एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी फोर्सेस मार्क कर दे रहे हैं। अगर हम m1 की बात करते हैं तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, m1g, एंड ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रही होगी जिसको हम n1 बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली m2 के लिए नीचे m2g लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा? n2, ओके। अब इधर फोर्स लग रही है तो इसके पीछे टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। अगर इधर टेंशन लग रहा है तो m2 के लिए आगे की तरफ टेंशन लग रहा होगा। जैसे ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये फोर्स आगे लग रहा है तो पीछे की तरफ टेंशन डेवलप हुआ होगा और यही टेंशन इस चीज़ को, सेकेंड ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है, ठीक है। और बाकी इसका नीचे मास, वेट, इसका भी नीचे वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस टेंशन और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम बहुत स्मार्टली डील कर सकते हैं। देखो मैंने बोला था कि कनेक्टेड जो सिस्टम है उसको आप एक ही सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे। तो मुझे पता है कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F मुझे गिवन है, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो द टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा। तो मैं F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a कर सकती हूँ। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा? F अपॉन m1 प्लस m2। ये डायरेक्टली आ गया अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है। अगर टेंशन भी पूछी है तो हम इसको एकदम तमीज़ से करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के करेंगे। एक एक ऑब्जेक्ट लेंगे और देखेंगे उन पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट की बात करूँ, ये फर्स्ट वाले की, तो देखो इस पर F आगे लग रहा है और टेंशन पीछे लग रहा है। मैंने N और mg इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा। तो ये तो बहुत क्लियर है दैट N1 विल बी इक्वल टू m1g एंड N2 विल बी इक्वल टू m2g, ठीक है। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ फोर्स से डील करना है। तो देखो यही लग रहा है, आगे की तरफ फोर्स, पीछे की तरफ टेंशन, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा? तो हम लिख सकते हैं F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यही आएगा उसका। F एक फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, इज इक्वल्स टू m1a, मतलब जिस फोर्स से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। नाउ सेकेंड, अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो सेकेंड में सिर्फ ऐसे T2 आगे बढ़ रहा है, T2 लग रहा है, ठीक है। पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे तो सिर्फ टेंशन आगे की तरफ लग रहा था, तो मैं लिख सकती हूँ T2 इज इक्वल्स टू m2a, क्योंकि वो भी एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, सेकंड मिल गई। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं अगर, तो हमें मिलता है दैट F माइनस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। तो F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2a, तो a कितना आ गया आपका? F अपॉन m1 प्लस m2। यही हमारा आया था एक्सेलरेशन। और अगर आपको टेंशन निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन में 1 एंड 2 में वैल्यू डाल दो एंड निकाल लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अगर इसमें कोई दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। इसमें F आगे लग रहा है, ठीक है। इसमें
M1G नीचे लग रहा होगा, N1 ऊपर लग रहा होगा, जो बैलेंस हो रहा होगा. सिमिलरली M2G नीचे लग रहा होगा, N2 ऊपर लग रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा. M3G नीचे लग रहा होगा, N3 ऊपर लग रहा होगा और बैलेंस हो रहा होगा. तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली फोर्सेस है इसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, ओके. अब हम चलते हैं पैरेलल डायरेक्शन में. तो यहाँ पे F लग रहा है, ये खिंच रहा है, तो यहाँ पर कुछ T1 लग रहा होगा, सॉरी पीछे की डायरेक्शन में T1 लग रहा होगा, टेंशन 1. अगर इधर T1 लग रहा है तो M2 के लिए आगे की साइड T1 लग रहा होगा. ठीक है, अब ये स्ट्रिंग चेंज हो गई है जब हम इधर आ गए हैं. तो ठीक है, अलग अलग मासेस कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन भी अलग होगा. तो अगर ये T1 से आगे खिंच रहा है तो ये भी किसी टेंशन T2 से पीछे खिंच रहा होगा. ठीक है, और अगर T2 की डायरेक्शन ये है तो इधर भी एक T2 डेवलप होगा. ओके, तो अगर अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम से क्लियर होगा, तो अगर हम M1 की बात करते हैं तो M1 देखो, M1 में क्या हो रहा है, F आगे लग रहा है, T1 पीछे लग रहा था, A की T1 पीछे था, तो हम लिख सकते हैं दैट F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A. ठीक है, F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अगर हम M2 को ऑब्जर्व करें तो उसके आगे T1 लग रहा है और पीछे की साइड T2 लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2, T1 क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. एंड द थर्ड इक्वेशन इज फॉर बॉडी M3. तो M3 पे तो सिर्फ T2 आगे लग रहा था, तो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू M3A. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, तो आता है F माइनस T1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू दिस. तो यहाँ से आपका F आ जाता है A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3. देखो ये तो डायरेक्टली भी आ जाता है, F इक्वल्स टू M इंटू A, M की जगह टोटल मास लिख देते हैं, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. अब आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो T1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फिर T2 के लिए सेकेंड, फिर T3 के लिए थर्ड, इस तरीके से. ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने किया नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो, मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ. इधर आपका मासेस है M, 2M, 3M. ठीक है, फोर्स तो देखो बहुत ही क्लियर है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है M इंटू A, तो F इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना हो गया, M प्लस 2M प्लस 3M, दैट इज 6MA. तो इधर से एक्सेलरेशन मुझे पता चल गई कि वो होगी F बाय 6M. ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं भी करो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी. अगर मैं M की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे कुछ T1 लग रहा होगा, इधर पीछे की तरफ T1 लग रहा है, तो सेकेंड बॉडी पे आगे की तरफ T1 लग रहा होगा. अब यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है, तो इसको पीछे की जगह T2 लग रहा होगा, और अगर इधर पीछे की तरफ T2 लग रहा है तो 3M पे आगे की तरफ T2 लग रहा होगा. ठीक है, ओके. तो अगर अब हम FBD ड्रॉ करें तो फर्स्ट के लिए M, F आगे है, T1 पीछे है, तो मैं लिख दूंगी F माइनस T1 इज इक्वल्स टू MA. ठीक है, अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये 2M है, ये आपका T1 है, पीछे आपका T2 है, तो हम क्या लिख देंगे, दैट T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A. ठीक है, एंड अगर हम 3M की बात करते हैं तो देखो 3M पे सिर्फ आगे की तरफ लग रहा है T2, तो हम बोल देंगे दैट T2 इज इक्वल्स टू M3A. M3 मतलब 3MA, और इसको आप सॉल्व करोगे. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर.